एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया है कि सर हम लोग तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और लोअर पीसीएस की तैयारी हम लोग करना चाहते हैं, तो क्या हमें ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो, इस बात का आंसर आप लोग खुद दे सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी इन दोनों एग्ज़ाम के नेचर, सिचुएशंस के बारे में बताता हूँ। बाद में जो भी आपको इन दोनों को कंपेयर करके एनालाइज करके लगे तो आप अपनी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। जब हम स्पेशली अपने उत्तराखंड के अंदर देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम है, जो हमारे यहाँ जिसको आप ग्रुप सी लेवल पर एग्ज़ाम भी बोल देते हैं, और जो स्पेशल लोअर पीसीएस हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे यहाँ ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर आपको स्पेशल उत्तराखंड का सेक्शन एक पढ़ना होता है, एक कंप्लीट जीएस का सेक्शन देखना होता है जिसमें पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब देखनी होती है, सब्जेक्ट बेस भी और करंट अफेयर बेस भी। प्लस आपको यहाँ पर एक हिंदी पोर्शन भी देखना होता है और एक बहुत माइनर पोर्शन देखना होता है रीजनिंग का। और सेम एज अगर हम लोग लोअर पीसीएस में जाएं तो लोअर पीसीएस में भी आपको उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन लेनी होती है। फ़र्क यहाँ ये हो जाता है कि यहाँ पर जो आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है फैक्ट्स का, तथ्यों का। और जब आप इधर शिफ्ट होते हैं तो चाहे आप उत्तराखंड, चाहे हम जीएस सेक्शन को लें और हिंदी का सेक्शन लें और स्पेशल से जो रीजनिंग का पोर्शन है वो लें, इसमें कुछ टॉपिक मैथ्स से भी ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ एक पोर्शन ये बनता है। जब हम उस तरफ प्री एग्ज़ाम को देखते हैं तो प्री एग्ज़ाम में आपको उत्तराखंड स्पेशल, जीएस स्पेशल और मैथ्स रीजनिंग स्पेशल देखने को मिलता है। वहाँ हिंदी का आपको रोल नहीं देखने को मिलता है प्री में। यहाँ पर आपको इन सब सेक्शन पर इनका रोल देखने को मिलता है। बेसिकली जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो दोनों में लगभग कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है दोनों के दोनों, इन दोनों एग्ज़ाम में इनके नेचर का अंतर है, इनकी प्रकृति का अंतर है। ये एग्ज़ाम ऐसा है जो वनडे बेस है। एक दिन के आधार पर जो भी आप अपने एग्ज़ाम में करके आएंगे उसके आधार पर उसकी मेरिट लगेगी, उसकी मेरिट लगती है और इस मेरिट पर आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम बेस नहीं है। ये वनडे एग्ज़ाम एक तरीके से जो प्री एग्ज़ाम है, पहले प्री आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका मेन सेक्शन आता है एंड देन फिर आपका एक इंटरव्यू का सेक्शन आता है। फाइनल आपकी मेरिट इस मेंस के 600 मार्क्स पर और इस इंटरव्यू के 75 मार्क्स पर कैलकुलेट की जाती है, 675 मार्क्स पर। और यहाँ पर आपकी जो मेरिट है, क्वेश्चन पेपर अगर आपका 100 का है तो 100 से आपका 150 का भी होता है और 200 मार्क्स के भी अलग अलग वेरी ये करते हैं वनडे एग्ज़ाम में इस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट होती हैं उन्हीं पोस्ट पर वो टोटल उतने ही कैंडिडेट लिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर जितनी भी पोस्ट होती है प्री एग्ज़ाम में उनको इंटू 12 कर दिया जाए, वो कैंडिडेट मेंस के लिए लिए जाता है। इट मीन्स इस वाले रीज़न में जितनी भी पोस्ट है, सपोज 100 पोस्ट हैं तो 100 ही लोगों को पहली बार में ही उनका चयन हो जाता है मेरिट बेस। अगर यहाँ पर 100 पोस्ट हैं तो यहाँ पर 1200 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। यहाँ पर ये जो मेरिट होती है, आम तौर पर ये मेरिट 80% से अबव देखने को मिलती है।
और यहाँ पर जो मेरिट होती है वो 70% पर वेरी करती है। ठीक है, ये तो एक मोटा सा इसका अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करें। अब इन दोनों की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी करने के दौरान इन लोगों के सामने क्या चैलेंज आता है, क्या फियर आता है उनको, क्या डर लगा रहता है। पहली चीज, यहाँ पर जब ये बच्चे तैयारी करते हैं तो इनके पास लैक ऑफ सोर्स देखने को मिलते हैं। मतलब इन लोगों के पास इस वनडे एग्ज़ाम में जो सोर्स है जहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है उसकी एक तरीके से कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिकली ये फैक्ट बेस पूरा का पूरा वेरी करता है, जिसके लिए यहाँ पर लैक ऑफ स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है। आप यहाँ से हर एक बुक को छानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से है, क्योंकि इसकी मेरिट में एक एक नंबर बहुत रोल अदा कर रहा है। आप यहाँ चाहते हैं कि आप यहाँ 100 के 100 क्वेश्चन पर काम करें। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्चुअल बेस डेटा बेस एक तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस फैक्ट पर काम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स के ऊपर काम करना होता है, और इस सोर्स में आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो जो वन लाइनर टाइप बेस आपके पास स्टडी मटेरियल होता है उस पर, प्लस कंपाइल्ड बुक पर आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। कंपाइल्ड बुक कहने का सेंस एक ऐसी बुक जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब जो है एक ही जगह पर आपको मिल जाए, वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं। प्लस आप कुछ ऐसी बुक को भी लेकर के आते हैं जो MCQ बेस प्रैक्टिस सेशन होते हैं, प्रैक्टिस बुक होती है। चूँकि ये पूरा एग्ज़ाम जो है आपके सबसे ज़्यादा लर्निंग पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जितना भी आप सब का सब काम करते हैं, ये सारा का सारा काम आप सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप लर्निंग के ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप इन फैक्ट को अपने जहन में उतार पाएंगे। बट जब हम लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्सेप्ट्स चलती हैं। यहाँ पर सिद्धांत चलते हैं, कॉन्सेप्ट्स चलती हैं, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर आप यहाँ पर फैक्ट्स पर काम करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स काम करती हैं आपके बेसिकली मेंस एग्जाम में, और फैक्ट और प्लस कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आता है जो यहाँ पर प्री एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ आप के स्किल डिपेंड करता है कितना ज़्यादा चीज़ों को आप रट सकते हैं, और यहाँ पर बेसिकली डिपेंड ये करता है कितनी ज़्यादा आप अपनी लॉजिकल समझ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर हर चीज़ लॉजिकल बेस समझनी होती है। ये हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे के कारणों को आपको जानना होता है। और जब आप लॉजिकल बेस पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस लॉजिकल बेस स्टडी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये जो फैक्ट वाला पोर्शन है, इसका जो लर्निंग पार्ट होता है, वो लर्निंग पार्ट बड़ा ही इजी हो जाता है अगर आप लॉजिकल बेस किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं। तो उस पर आसपास में जो उसके फैक्ट बिखरे होते हैं तो वो आसानी से आप ग्रिप कर जाते हैं। फिर उस पोर्शन पर आप एक तरीके से एलिमिनेटरी मेथड से भी क्वेश्चन को ठीक कर जाते हैं। अब इससे फैक्चुअल डेटा भी आप कर जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है जो आपका बनता है राइटिंग पार्ट, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो मेंस एग्ज़ाम आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये राइटिंग स्किल कब अच्छे होंगे? बेसिकली यहाँ पर जो आपने लॉजिकल चीज़ों को पढ़ा है
उन लॉजिकल चीजों को आपने इंटरलिंक कर दिया है। इंटरलिंक मतलब आपने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि आपने हर चीज के ऊपर लॉजिकली काम करना शुरू किया है। और जब आप लॉजिकली काम करते हैं तो सब्जेक्ट इंटरलिंक होने शुरू हो जाते हैं, सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आपकी ऐसी समझ बन जाती है तो उस समझ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर वर्क करना होता है कि कैसे हम अपने उस पार्ट को अच्छे से रिटन पार्ट में लेकर के आ जाएं। तो यहां से जब आप इस पर वर्क करते हैं तो आपका मेंस पर काम होता है। और जब आप किसी चीज की लॉजिकल एस्पेक्ट से सोचना समझना शुरू कर देते हैं तो वही आपका एक बन जाता है पर्सनैलिटी का पार्ट, जो आपके काम आता है कहां पर, इंटरव्यू सेशन के अंदर। जब आप लॉजिकली चीज़ों पर एफर्ट करना शुरू कर देते हैं, इंटरव्यू के अंदर आपकी बेसिकली नॉलेज नहीं चेक की जा रही है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा है। नॉलेज चेक करने के लिए तो प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, यहाँ चेक आप लोगों को किया जा रहा है कि आप जिस पोस्ट पर बैठाए जा रहे हैं, आपको अगर नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है, आप अगर इस रीजन में एक बाल विकास अधिकारी पोस्ट पर भेजा जा रहा है आपको, या आबकारी विभाग की पोस्ट पर भेजा जा रहा है, या अन्य और किसी विभाग पर, तो वहाँ बैठ कर के आप ऐसे ही निर्णय ना लें, आप लॉजिकली वहाँ पर निर्णय लें। एक समझ के आधार पर आपके पास एक ऐसी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसी पर्सनैलिटी को तलाशा जा रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क है, बच्चे बेसिकली फैक्ट पर घूम रहे हैं और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की समझ लेनी होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट की समझ आप लेते हैं तो उसके लिए आपके पास सोर्स की कमी यहाँ पर नहीं है, यहाँ लैक ऑफ सोर्स है, और यहाँ पर जो सोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। वो सोर्स यहाँ पर ठीक ठाक अवेलेबल होते हैं, लेकिन कमी यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि आपके पास एक प्रॉपर जो टाइम स्लॉट होना चाहिए, उस टाइम स्लॉट में इस कोर्स को प्रिपेयर किया तो किया कैसे जाए। सारी चीज़ों को हमको पढ़ें तो पढ़ कैसे लें, क्योंकि अब जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस उसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया है, और अगर ठीक से उसको आप एनालाइज करने बैठ जाओ तो अपर पीसीएस का सिलेबस और लोअर पीसीएस के सिलेबस के टॉपिक लगभग आपको सेम देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से आपको अपर पीसीएस के लिए जिन बुक का अध्ययन करना पड़ रहा है उन बुक का सहारा आपको लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी लेना पड़ रहा है। प्री एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ ही चुनिंदा बुक का आप यूज़ करेंगे तो आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन प्री निकालना यहाँ पर इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, मेंस निकालना बड़ा चैलेंज है। मेंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर जाना पड़ेगा, गहरी समझ आपको टॉपिक की लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी गाड़ी वहीं पर ही प्री पर क्वालिफाई करके फिर अगली बार बोलोगे मेरा एक बार प्री तो निकल गया है। मेंस की तैयारी के लिए आप बुक ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप दोबारा से वहीं पर ही उसी लाइन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़े आप लोगों के सामने चैलेंज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन जब यहाँ पर आप लॉजिकल चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होती चली जाती है, और आपका जो माइंड है वो लॉजिकल चीज़ों को समझने के लिए ही है। आपको अगर लॉजिकल कोई चीज़ ठीक से समझ में आ जाए तो फिर वो भूल ही नहीं जाती है, वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपकी समझ में आ गया तो आ गया। अब आप उस पर दूसरे एक पार्ट पर अगर आप तथ्यों की बौछार करने लग जाओगे तो वो तथ्य कुछ टाइम के लिए ही आपके पास रहेंगे, उसके बाद फिर आपको उनको रिपीट करने के लिए एक फिर दोबारा से स्लॉट बनाने पड़ेंगे ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक हिस्सा बन जाए। तो इन दोनों की जो आप तैयारी करते हैं, इन दोनों की तैयारी में आपको कुछ इस टाइप के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रुप सी वनडे एग्ज़ाम लेवल पर ये, और जब आप लोअर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम पर जाते हैं तो इस टाइप का आपको रोड मैप देखने को मिलता है। जितनी तैयारी जो ग्रुप सी का बच्चा या वनडे एग्ज़ाम का बच्चा इधर करता है, इधर एफर्ट करता है, अगर वही बच्चा
उतने ही एफर्ट को लॉजिकली चीज़ों को समझने के लिए इधर करने लग जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। इधर मैंने देखा है, एक बच्चा भी आया था यहाँ पर कुछ दिन पहले कि सर मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं लोअर पीसीएस की तैयारी कर सकता हूँ या नहीं। मतलब संशय है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। संशय किस चीज़ का है? आंसर राइटिंग का। फ्री तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी है। बट मेंस कैसे होगा? मेंस में भी आराम से हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो लिखने के लिए आपको उसकी समझ होनी चाहिए और आपके पास स्किल्स होने चाहिए। समझ आपकी तब बनती है जब आप उस टॉपिक की गहराई से जानकारी लेते हैं, अच्छी सी उसकी समझ लेते हैं और उस समझ पर आप अपने कुछ राइटिंग स्किल्स निकाल देते हैं कि यहाँ पर मुझको ये फॉर्मेट पर लिखना है, यहाँ मुझको ग्राफ के तौर पर लिखना है, यहाँ मुझको बुलेट पॉइंट के रूप में लिखना है, यहाँ मुझको मेन बॉडी पर ज़्यादा काम करना है। वो सिर्फ एक स्किल का पार्ट है जिसको आप अपनी प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। अगर आप ठीक से देखें, एक यूके पीएससी ने वीडियो का एग्ज़ाम लिया था ग्रुप सी का, जो पहले हुआ करता था, उसका स्टैंडर्ड आप चेक कीजिएगा और बाकी जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं यहाँ ट्रिपल एस सी पर, उनके स्टैंडर्ड आप चेक कीजिएगा तो आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। यहाँ लॉजिकल चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर जो चीज़ जहाँ से उठाई जा सके वहाँ से उठा करके पटक डालो एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर आपका पार्ट बहुत ज़्यादा है लर्निंग का। आप हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको गढ़वाली को, आपको कुमाऊनी को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। आजकल पेपर के स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ हिंदी है तो उस हिंदी के स्पष्ट सिलेबस है, उस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। और यहाँ जो सिलेबस है ग्रुप सी वनडे एग्ज़ाम में, उस सिलेबस का ही आपको पता नहीं है ठीक से कि उस सिलेबस में से ही क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसकी वास्टनेस का पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या आ जाए। लेकिन यहाँ सब कुछ क्लियर कट है कि ये सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो बात अलग है कि वो सिलेबस जो दिया है वो विस्तार से दिया है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस कैसे होगा। यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको 80% प्लस मार्क्स पर काम करना होता है, तो आपका सिलेक्शन होगा कई लाख बच्चों में से। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठते हैं उसमें प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 70% तक काम करना होता है और फिर मेंस आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 55% से 60% के बीच में, अगर आपके मेंस में आ जाते हैं प्लस इंटरव्यू ठीक से हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है आयोग को जो एक मैच्योर हो, एक मैच्योरिटी लेवल पर हो, एक लॉजिकल समझ रखने वाला एक पर्सन हो, पर्सनैलिटी हो। तो आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट बड़े आराम से हो सकते हैं, बट आपको इन लॉजिकल ग्राउंड्स पर काम करना होता है और आप वो चीज़ पहले चेक कर सकते हैं अपनी कोई भी एक टॉपिक जो एक किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पढ़ाया गया है, वही सेम टॉपिक और सेम वही टॉपिक जो किसी इस लोअर पीसीएस या पीसीएस लेवल पर पढ़ाया गया है। आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बन रही है या आपकी कनेक्टिविटी यहाँ ज़्यादा अच्छी बन रही है, तो आप इस चीज़ को जज करके पहले अपने फील्ड को देख सकते हैं, देन तभी आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके लिए कुछ हम लोगों ने अपने YouTube पर भी क्लासेस प्रोवाइड करा करके रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशल उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है उसकी भी कुछ क्लास पढ़ी हुई है और उत्तराखंड हिस्ट्री है उसकी भी कुछ क्लास पढ़ी हुई है। तो आप जहाँ से भी आपने कुछ भी प्रिपेयर की हो, किसी भी अच्छे टीचर के गाइडेंस में आपने रह करके तैयारी की है उस एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, तो उस टॉपिक के बेस पर आप ये टॉपिक भी आप चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लेवल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वहाँ पर क्या लेवल है, आपकी कनेक्टिविटी अपने आप बन जाएगी। तो इसका आप जो आंसर है वो खुद ही निकालेंगे। आप किसी के कहने पर अपना एग्ज़ाम का जो पैटर्न चला रहा है आपके साथ, एग्ज़ाम की तैयारी चली आ रही है, उसको स्विच मत कीजिएगा। कई बार ये बच्चों के फ्यूचर तक बर्बाद हो जाते हैं। आप अगर किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, तो किसी के कहने पर आप तैयारी अपनी शिफ्ट मत कीजिएगा। पहले इन दोनों लेवल के
टॉपिक की पहले समझ लीजिएगा। एक टॉपिक इधर वाले लेवल से पढ़ा आपने और एक टॉपिक इधर वाले लेवल से पढ़ा। जब जहां आपको लगेगा कि नहीं मुझको यहाँ पर कंफर्ट फील हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि हाँ मेरी कनेक्टिविटी ठीक बन रही है, तो आप शिफ्ट करें। नहीं तो किसी के कहने पर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को ग्रुप सी से लोअर पीसीएस पर शिफ्ट मत कीजिएगा। वो आपको ना तो इधर का छोड़ेगा और ना ही इधर का छोड़ेगा। एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी कोई बच्चा ग्रुप सी लेवल की तैयारी करता है तो वो किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस ना हो करके जो भी एग्ज़ाम निकले उन सब एग्ज़ाम पर हिट करता है, जिससे उसके एग्ज़ाम की प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर उसको समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक एग्ज़ाम पर उसने फोकस नहीं किया है। और यहाँ अगर लोअर पीसीएस बोल दिया तो लोअर पीसीएस ही है, तो आपका सारा जो फोकस है वो एक ही जगह पर फिक्स है, एक ही जगह आपने उस पर टारगेट कर दिया है। तो यहाँ जब आपकी पूरी फुल एफिशिएंसी एक जगह पर लगती है तो आपका रिजल्ट नज़र आता है, आपको आउटपुट नज़र आता है। और ये आउटपुट आपको फिर और अदर एग्जाम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है लोअर पीसीएस की, आप यहाँ पर अपर पीसीएस पर भी फिर आराम से वर्क कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों के स्किल की ज़रूरत है। आप अपने स्किल किस तरीके से यहाँ पर इन्हेंस करें, किस तरीके से आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं। और बहुत से बच्चे डरते भी हैं कि हमसे तो कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, हम तो छोटे एग्ज़ाम की ही तैयारी करेंगे। ये सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है। आपने अगर सोचा है कि मैं सिर्फ ग्रुप सी लेवल पर ही पढ़ाई कर सकता हूँ तो आप सिर्फ वहीं पर ही पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिए, अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं मैं भी एक अच्छा ऑफिसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो ऐसे ही आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है, ऐसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है। आपने एक बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं मनोज सर, आपने उनकी बायोपिक भी अगर देखी हो तो कहाँ से निकल कर के आए थे और कहाँ पर वो पहुँच गए। वो जब दिल्ली आए थे तो उनको आईपीएस तक के बारे में नहीं पता था, आईएएस के बारे में नहीं पता था कि क्या होता है ये। एक ऐसा व्यक्ति जो फेल तक हो गया था सब्जेक्ट्स में अपने एकेडमिक पोर्शन में, और वहाँ उसने एक बहुत बड़े एग्ज़ाम पर हिट करने का ठानी कि मैं तो उसको अभी इस एग्ज़ाम को ही क्रैक करूँगा, और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया। ये सिर्फ आपके माइंडसेट का प्रभाव होता है। जैसा आप अपने माइंडसेट को बनाते हैं वैसा ही वो इंस्ट्रक्शन बेस वर्क करता है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, क्या आपके अंदर क्षमताएं हैं, उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने आप प्रोग्रेस मिलती है। ठीक है, आपके ये कुछ डाउट्स थे, आप खुद चयन कीजिएगा आपको क्या करना है। और आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।